जन लोकपाल पर केंद्र सरकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स को गैर कानूनी साबित करने में लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार के मंत्रियों और रिलायंस कंपनी के बीच साठगांठ पर बड़ा खुलासा किया है। पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम, सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील कामिनी जायसवाल, पूर्व व्यय सचिव टीएस शर्मा और एडमिरल तलियानी की शिकायत के आधार पर केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केंद्र सरकार के बड़े नेता मिलकर गैस के दाम बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं, जिससे कंपनी को 54,000 करोड़ का फायदा होगा। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, लेकिन जनता जानना चाहती है क्या राजनीति उसके साथ धोखा कर रही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करवा दें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप पंवार और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी नेता जय भगवान अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गैस कीमतों के मुद्दे पर केंद्र के मंत्रियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल का कहना है कि गैस के दाम बढ़ाने के लिए देश में गैस का बनावटी संकट पैदा किया गया और केंद्र के मंत्रियों की मिलीभगत के कारण गैस के दामों में इजाफा किया गया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, हाइड्रोकार्बन के पूर्व डीजी वीके सिब्बल, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल ने फोड़ा गैस बम, निशाने पर वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा, मुकेश अंबानी भी कटघरे में। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को घेरने के बाद केजरीवाल ने अब गैस कीमतों के मुद्दे पर नया हमला बोल दिया है। इस बार केजरीवाल ने केंद्र के मंत्री और कांग्रेस नेताओं के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को भी घेरा है। केजरीवाल का कहना है कि देश की 4 जानी मानी हस्तियों एडमिरल तहलियानी, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीआरएस सुब्रमण्यम, प्रतिष्ठित वकील कामिनी जायसवाल और ईएस शर्मा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ शिकायत दी है कि कंपनी $1 की गैस को $8 में बेचने की तैयारी कर रही है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था अर्ली 2000 में, तो उस टाइम 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट एनटीपीसी के साथ हुआ था कि ये उनको लगभग $2.3 पर यूनिट पे गैस देंगे 17 साल के लिए। इस मामले में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, हाइड्रोकार्बन के पूर्व डीजी वीके सिब्बल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी समेत कई अन्य लोगों पर उंगली उठाई गई है। केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मुरली देवड़ा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है, श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। इस मामले को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने गैस के इस खेल में बड़े गड़बड़झाले का साफ इशारा किया है। केजरीवाल का कहना है कि न सिर्फ गैस की ज्यादा कीमतें तय की गयी, बल्कि इसके लिए जानबूझकर उत्पादन भी कम किया गया ताकि कीमतें बढ़ाई जा सकें। $4 करवाने के बावजूद उन्होंने अपने गैस के कुएं से गैस बहुत कम बनाई ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकें। उन्हें 80 मिलियन यूनिट्स गैस बनानी थी, जबकि उन्होंने 18% से भी कम प्रोडक्शन की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर देश में गैस के दाम $8 किए गए तो देश में महंगाई से हाहाकार मच जाएगा। केजरीवाल ने इन आरोपों के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन भी उनका लालच पूरा नहीं हुआ तो इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्डर पास करवाया कि अभी आने वाली 1 अप्रैल 2014 से गैस का दाम डबल कर दिया जाएगा, यानी कि $8 प्रति यूनिट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। क्या सरकार अब तक देश की जनता से झूठ बोल रही थी? पिछले साल गैस सब्सिडी में कटौती क्यों की गई?
क्या गैस सब्सिडी कटौती का फैसला महज दिखावा था? सरकारी बोझ बढ़ रहा है तो फिर सब्सिडी वाले सिलेंडर अब क्यों बढ़ाए गए? क्या सिलेंडरों की संख्या बढ़ाना चुनावी स्टंट है? बहरहाल केजरीवाल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक गैस के नए दामों में इजाफा नहीं किया जाए। जिया न्यूज रिपोर्ट। और इस मसले पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के वकील हरीश साल्वे का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। और हमारा तो ये कहना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो मार्केट वैल्यू लेने का हक बनता है। वो आर्बिट्रेशन में है मामला। गुरदास गुप्ता जी ने और इन्हीं लोगों ने, कुछ और लोगों ने मिल के साथ एक याचिका दायर की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सोच कर रही है, उठा के उस पर FIR कर दिया तो देखा जाएगा। और उसमें ज़्यादा गंभीर मामला ये है कि ये अगर कहा जाए कि दिल्ली में केंद्र सरकार बैठती है तो अगर कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप हो तो दिल्ली सरकार को उस पर FIR रजिस्टर करने का जुरिस्डिक्शन बनता है। ये तो कल केंद्र सरकार ही बंद हो जाएगी दिल्ली में। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुलदीप पवार और जय भगवान अग्रवाल मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जय भगवान अग्रवाल जी का। जय भगवान जी, स्वागत है आपका। जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने एक शिकायत के आधार पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं कि गैस की कीमतें तय करने में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी के तहत ये कीमतें बढ़ाई गई हैं और इन्हें बढ़ाने की और साजिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई ऐसा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है केजरीवाल का। ये सारा केंद्र सरकार का पॉलिसी मैटर है। दिल्ली के जितने मामले, इसने 18 मुद्दे रखे थे। अब ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पहले जो दिल्ली के बारे में इन्होंने 18 मुद्दे उठाए थे, कम से कम उनकी कार्रवाई करते ताकि दिल्ली के लोगों का जो विश्वास था वो विश्वास बना रहता। हर जगह इन्होंने जो है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम किया है, मगर अब दिल्ली की जनता और भारतवर्ष की जनता इनको समझ गई है। जिस काम से इनका कोई लेना देना नहीं, उस काम में इनका दखलंदाजी इसलिए है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और लोग जो है इनका साथ दें भावी चुनाव में। अग्रवाल साहब, आप ये बातें क्या केंद्र सरकार और रिलायंस इंडस्ट्री के डिफेंस में कह रहे हैं? मैं बिल्कुल डिफेंस में नहीं कह रहा हूँ। ये इनकी मिली भगत है रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए, ये इस बात की एक सियासी व्याख्या हो सकती है, एक राजनीतिक व्याख्या आप इस समय कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा था कि जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही हैं, एक शिकायत के आधार पर जो उन्होंने बातें कही हैं, उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कीमतें तय करने में गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है? इस पर आपकी सोच क्या है? इसकी सियासी व्याख्या हम बाद में कर सकते हैं। बड़ी नौटंकी है, बहुत बड़ी नौटंकी है, ये गड़बड़ी हुई है, मगर उसके साथ साथ ये षड्यंत्र भी है। जो मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें इनकी दखलंदाजी ज्यादा है और दिल्ली के जो मामले में उनकी दखलंदाजी बहुत कम है। चलिए सीधे हम रुख कर लेते हैं कुलदीप पवार साहब का। कुलदीप जी, सुना आपने, नौटंकी बता रहे हैं बीजेपी नेता जय भगवान अग्रवाल। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जय भगवान जी बोल रहे हैं कि केंद्र के मुद्दे, क्या भ्रष्टाचार में भी ऐसा होता है कि ये मुद्दे केंद्र सरकार देखेगी और ये राज्य सरकार देखेगी? दूसरा इन्होंने बोला मिली भगत, तो मिली भगत किसकी? इन्हें बताना चाहिए मिली भगत किसकी है। मिली भगत हमारी नहीं है, मिली भगत तो जो राजनीतिज्ञ और पूंजीपतियों के बीच में है। आम आदमी पार्टी ने तो वो मिली भगत को आज उजागर करने का काम किया है। और जिस तरीके से ये बीजेपी के लोग भी परेशान है इस उजागर जो हमने आज उजागर किया, उससे ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इनकी भी साठगांठ उसमें है, इन्हें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है उसमें। चलिए लौटेंगे आपके पास। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केजरीवाल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत के आधार पर तमाम आरोप लगाए, गड़बड़ी का आरोप लगाया कि गैस कीमतें तय करने में गड़बड़ी हुई है, कीमतें बढ़ाने की साजिश हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अनुमानों के आधार पर आरोप लगाने की चेष्टाएं जो है पिछले 2-3 सालों से लगातार हो रही हैं।
और अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट की है उसकी जांच होने दीजिए, जो है तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानून अपना काम करेगा। सरकार इससे कोई डर थोड़ी रही है, या सरकार इसमें जो है कोई झिझक थोड़ी रही है। उन्होंने अगर कंप्लेंट की है तो कानून को अपना काम करने दीजिए, उसमें जो है ये प्रचार पिपासा क्यों दिखाई पड़ रही है। जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब एक समझौता हुआ 17 साल के लिए, फिर उस समझौते को बीच में ही क्यों बदल दिया गया, कीमतें क्यों बढ़ा दी गई, फिर अब दोबारा से 1 अप्रैल से जो कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन के तहत कीमतें फिर से बढ़ा दी जाएंगी। सवाल इसी को लेकर उठ रहा है। जो कीमतें $2.3 पर तय हुई थी वो बढ़ते बढ़ते आज $8 तक जाने की बात हो रही है। ऐसा क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी सरकार को। देखिए, ये सारे तथ्य जो हैं ये विवेचनाधीन, अगर उन्होंने स्वयं रिपोर्ट की है विवेचनाधीन है, इस सब के उत्तर जो है जांच में सामने आएंगे और उसको जो है फेस करेगी। अगर कोई गलत त्रुटियां हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा, और त्रुटियां नहीं हैं तो जो है इस तरह के आरोप तो राजनीति में लगी रहे। क्या आपको ये सर्वविदित नहीं है कि किस तरह से जो है बिजली की कीमतों के बारे में भी आरोप लगाए गए थे, और अंततः उन्हें भी जो राहत दी गई वो सब्सिडी के माध्यम से दी गई। तो ये तो जो है चीजें सामने आने दीजिए, और कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है तो कांग्रेस को उसमें क्या आपत्ति है। दूध का दूध पानी का पानी जांच से हो जाएगा, हम उसको जो है उसके लिए तैयार हैं। भूपेंद्र जी, पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर जुलाई 2007 में उन्होंने मंत्री समूह को 31 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था कि जिस तरीके से गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इससे किसानों के हितों को, कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। CPM राज्यसभा सांसद तपन सेन ने 4 जुलाई 2007 को प्रधानमंत्री को बाकायदा इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। 3 चिट्ठियां उन्होंने लिखी। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी। लगातार उन्होंने ये सवाल उठाया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सवाल क्या अपने आप में निराधार थे? तमाम सवाल। चलिए, आप अरविंद केजरीवाल की तरफ तो उंगली तान रहे हैं, लेकिन जो सवाल अलग अलग समय पर उठते रहे, CAG में भी कुछ पहलुओं को लेकर सवाल उठाए गए। जो रिपोर्ट CAG की सामने आई 2011 में, क्या वो सवाल भी निराधार हैं, बेबुनियाद हैं? टाल रहा हूं, मैं जो सवाल कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं कि आज भारत के अंदर नौकरशाही भी किस राजनीतिक महत्वाकांक्षा से काम कर रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गृह मंत्री एफिडेविट देता है वही बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जो SIT का जो है चीफ क्लीन चिट देता है दंगों की, वही भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने लगता है। ये जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं छुपी नहीं है। देश के अंदर एक जो वातावरण है उसमें जो है जो शक्तियां देश का निर्माण चाहती हैं, उन्हें बहुत सजगता से और धीरज के साथ इन चीजों को वॉच करना पड़ेगा। इनसे कोई तत्काल कर सकते हैं, और तत्काल निष्कर्ष निकालने की कोई भी चेष्टाएं हैं वो जो है इस अराजकता को ही मजबूत करने की चेष्टाएं होंगी। अगर उन्होंने कोई बात उठाई है, स्वागत है, उसमें जो उसकी जांच होगी, उन्होंने FIR कर दी है, जो कानून का रास्ता होगा वो इख्तियार किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, हम लौटते हैं भूपेंद्र जी आपके पास। सीधे हम रुख करते हैं कुलदीप पंवार साहब का। कुलदीप साहब, जो बात कही है भूपेंद्र जी ने कि ये मसला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन भी है, बाकायदा नोटिस भी इसमें जारी हो चुके हैं, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस तरीके से चीज़ों को सामने लेकर आना, ये कोई नया मामला केजरीवाल नहीं लेकर आए हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को सामने लेकर आना, इसके मकसद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या केवल आप हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, या केवल एक लोगों की अटेंशन गैदर करना चाहते हैं? क्योंकि ये मसला कोई आज का नहीं है, ये 4-5 साल पुराना मसला है। जी बिल्कुल, ये मामला बिल्कुल नया नहीं है। ये हमने अक्टूबर 2012 में इस चीज़ का खुलासा पहले भी किया था कि किस तरीके से रिलायंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर रेटों को किस तरीके से चेंज किया है, और उसमें अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किस तरीके से मंत्रालय को यूज किया है। तो तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया था, तब भी उन्होंने बोला था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और उन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर हुई थी, उस PIL के ऊपर भी शायद 1.5 या 2 साल हो गए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। अभी तक उसमें शायद CBI को भी जाँच नहीं सौंपी गई है। तो सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नज़र आती है कि किस तरीके से वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इसका मतलब है कि सरकार या जो भी जांच एजेंसियां उनको कुछ करने का अधिकार ही नहीं है। चलिए, पवार साहब, आपने खुद ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दिया अक्टूबर 2012 का, मैं भी उसका आपका जिक्र करने ही वाला था। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो नेता हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने तमाम वो बातें कही हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही हैं,
लेकिन आज उन्होंने 4 जानी मानी हस्तियों की शिकायत के आधार पर इस दिशा में कदम बढ़ाए। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आपकी सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा हो गया है, आप तमाम बातें कर रहे हैं, जब ये चीजें पहले से आपके संज्ञान में थी तो आप खुद से इस दिशा में क्यों नहीं बढ़े? 4 जानी मानी हस्तियों की शिकायत का इंतजार आपको क्यों करना पड़ा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी हाल ही में जो सीएनजी के दाम बढ़े थे तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, आपकी ही पार्टी की सरकार ने, लेकिन उसमें गैस आवंटन को आधार बनाया गया, उसमें कहीं इस पहलू को नहीं छुआ गया। ये क्या विरोधाभास है? एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव से पहले आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार बनती है और फिर आप जब कदम बढ़ाते हैं उस दिशा में कार्रवाई की तरफ, तो किसी और की शिकायत के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले भी जब ये चीज़ें हम लेकर आए थे तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी जी। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तब इन 4 लोगों ने हमारे पास अप्रोच किया। इसमें से एक ER शर्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, 4 बार CBC को चिट्ठी लिखी थी, दोनों ही तरफ से कोई उनके पास जवाब नहीं आया। जो दूसरी कामायनी जी हैं, उन्होंने बोला कि उन्हें तो उम्मीद ही नहीं है कि कोई भी केंद्र सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी के पास आए और उन्होंने आम आदमी पार्टी से बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब 4 प्रतिष्ठित लोग हमारे पास आते हैं और उनके पास कुछ ना कुछ इस तरह के दस्तावेज हैं जिनके आधार पर कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, तो अब जब हमारी सरकार है तो हमारे अंडर में अगर कोई जांच एजेंसी है तो उस जांच एजेंसी के थ्रू हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट हैं, जो भी कांग्रेस की नीयत जिस भी तरीके से इसमें नजर आती है, उसका कहीं ना कहीं खुलासा होगा। चलिए, देखिए, इसमें मुद्दा ये नहीं है कि इसमें क्या चीज़ निकल कर आ रही है, क्या इसमें फैक्ट्स हैं। मुद्दा ये है कि तो तत्कालीन सरकार थी, उसकी नीयत क्या थी इस चीज़ के पीछे। जब गैस जो प्रोडक्शन है उसका $1 से भी कम में उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उनको $2.3 प्रति यूनिट के हिसाब से 17 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके बाद 2 साल या 4 साल बाद ही उन्होंने उसको रिवाइज करके $4 प्रति यूनिट कर दिया, जो कि जिसमें भी ये बात निकल कर आई कि उन्होंने कहीं ना कहीं मंत्रियों के साथ साठ-गांठ करके इस तरीके से रेट को रिवाइज कराया। और अब जिस तरीके से $8 रेट करने की बात हो रही है, तो उससे तो ये साफ नज़र आता है कि जहाँ जहाँ ये गैस जाती है उसके बाद जो इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के अंदर, कितनी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसके बाद सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं आम कंज्यूमर्स की, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र से अब सवाल यहां पर यह है कि 11 चिट्ठियां लिखी गई प्रधानमंत्री महोदय को, संबंधित मंत्रालय को भी चिट्ठी पत्री लिखी गई है, अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोगों ने इस मामले को उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाया जो एक साफगोई का संकेत देता। लगातार सरकार की नीयत इस मामले को लेकर कटघरे में रही है। देखिए, जब नियत की बात होती है तो नियत तो होती है। अब एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी है और उसको ये कह रहे हैं कि उसमें जो देरी हो रही है वो सरकार की नियत साफ नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कर सकती है? या कि जो है सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करने की क्षमता क्या स्वयं केजरीवाल जी में भी है क्या? ये जो बातें हैं ये देखिए सर, देखिए भूपेंद्र जी, चाहे मसला 2G का हो, चाहे मसला कोलगेट का हो, चाहे मसला CWG का हो, और अब ये मामला भी आ गया है गैस वाला भी, एक लगातार आपकी सरकार को लेकर यह सवाल उठता रहा है कि या तो कोर्ट के दखल के बाद, या तो मसले कोर्ट में चले गए, उसके बाद सरकार की नींद टूटी है, और अगर किसी ने सवाल उठाए हैं तो उनकी शिकायतों पर गौर नहीं किया गया। सवाल तो यहां पर यही उठ रहा है कि कोर्ट के रास्ते से ही चीजें तय हो रही हैं, कोर्ट में लोगों को जाना पड़ रहा है। अगर देश के सांसद इस दिशा में कोई सवाल उठा रहे हैं, अगर देश के वकील सवाल उठा रहे हैं, अगर देश के पूर्व अधिकारी सवाल उठा रहे हैं, जी बिल्कुल आप जी आप बहुत मौजूद सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात में ये भी तथ्य आपको देखना पड़ेगा कि जब CBI इंक्वायरी करती है तो आप कहते हैं कि CBI पालतू है, वो सरकार की एजेंसी है। सरकार की कोई भी एजेंसी अगर जांच करती है, सर ये बात तो कोर्ट ने भी कही थी, ये बात तो कोर्ट ने भी कही थी, अगर कार्यप्रणाली CBI की ऐसी है तो ये सवाल उठा था, ये सवाल बेबुनियाद नहीं था। अभी जो अगर कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया था तो उसका कोई आधार था? क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत आधार पर था? पूरी करने दें। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जिस CBI को लेकर आप बात कह रहे हैं, ये तो कोर्ट ने सवाल उठा दिया था। मुझे मेरी बात पूरी करने दें जी, मेरी बात पूरी करने दें। मुझे कहना चाहता हूं
कि भारत के अंदर ये जितने भी बातों को आपका चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे जो लोग भी घोटाला करके बात कर रहे हैं, क्या सीएजी की रिपोर्ट में कहीं एक जगह भी घोटाला शब्द लिखा है जिसको आप लोगों ने इतना बहुप्रचारित किया है? ये अनुमानों के आधार पर देश की आपने पूरी जो है पावर इंडस्ट्री को बिठा दिया है, और किस तरह की बात इसमें होती है इस पर नुकसान को आप किस श्रेणी में रखते हैं पावर फाइनेंस भूपेंद्र जी? कॉर्पोरेशन की आज हालत क्या हो गई है? नुकसान शब्द को आप किस श्रेणी में रखते हैं? कोई जो है कोल ब्लॉक्स आवंटित होने के बाद नुकसान शब्द को आप किस श्रेणी में रखते हैं? होने दीजिए, आप अपना पक्ष रख दीजिए। आप नुकसान शब्द को क्या घोटाला कहेंगे? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं नुकसान शब्द को आप किस श्रेणी में रखते घोटाला हैं? कहेंगे? नुकसान शब्द को आप किस श्रेणी में रखते क्यों हैं? शामिल हैं? आप बताइए। आप जो सीएजी के सीधे मैं आपसे नुकसान शब्द जो है, नुकसान शब्द इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, अनुमानों की गलती है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए सर, मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने जीरो लॉस की थ्योरी दी 2G में। कपिल सिब्बल साहब ने जीरो लॉस की थ्योरी दी और उसी मामले में कोर्ट ने लाइसेंस रद्द कर दिए। उसी मामले में कोर्ट ने लाइसेंस रद्द कर दिए। सीएजी ने क्या आप जो है इस चीज को किसी से आप सीएजी का खुद का इंटरव्यू विनोद राय का पढ़िए, उन्होंने दिया हुआ है नई दुनिया को, उसको पढ़िए और उसमें समझिए कि आखिर वो चीज आज रिवर्स क्यों बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति अमेरिका में जाके देश के खिलाफ दुष्प्रचार करके आया है, वो रिटायरमेंट होने के बाद जो है सच्ची बात क्यों कर रहा है? चलिए भूपेंद्र जी, महत्वाकांक्षा के कारण ये सब काम भूपेंद्र जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। है वो जेल जाए, किसमें कोई जी, दिक्कत नहीं है। थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने और रखेंगे, थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने और रखेंगे आपके सामने, लेकिन सीधे हम रुख कर लेते हैं जय भगवान अग्रवाल जी का। जय भगवान अग्रवाल जी का। जय भगवान जी, जो तर्क भूपेंद्र जी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सियासत को एक तरफ कर दीजिए, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जो इस मामले को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं, और सवाल यह भी उठता रहा है कि ये नीति आपकी सरकार के कार्यकाल में बनी थी, उस समय बीजेपी की सरकार थी जब नेल्प को इंट्रोड्यूस किया गया था, आपकी सरकार में ही लाइसेंस का आवंटन हुआ, तो उंगली आप पर भी उठती रही है। अब उस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर, इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सीएजी केंद्र सरकार के अधीन भी काम करती है, दिल्ली सरकार के लिए भी काम करती है, और इन्होंने घोटाला शब्द इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ठीक है। दो बातें हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक को नुकसान किया गया है तो इसकी परिभाषा दूसरों शब्दों में घोटाला ही है। और दिल्ली के अंदर जितने सरकारी विभाग हैं, सीएजी ने सबकी 15 साल की रिपोर्ट में ये साबित कर दिया है कि पूरी तरह से प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से नुकसान किया गया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और अब ये जैसे पावर का मामला आपने उठाया, 12,500 करोड़ रुपए का बिजली के निजीकरण में प्राइवेट कंपनियों का फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात इसमें क्या उल्लेखनीय बात यह है कि सीएजी ने जो मुद्दे उठाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. वत्स था, उन्होंने रिकमेंड किया कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मगर इसने कांग्रेस सरकार ने उसने कुछ नहीं किया। और अभी केजरीवाल जी ने अब प्राइवेट कंपनियों की सीएजी द्वारा ऑडिट शुरू करा दी, मगर जो ऑडिट की रिपोर्ट सीएजी ने पहले दी है 12,500 करोड़ रुपए की, उसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। अर्थात ये जो है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए केंद्र की तरफ मैं सवाल सर आपसे ये कर रहा हूं कि गैस कीमतों को लेकर जो पूरा हंगामा इस समय खड़ा हो गया है, इन गैस कीमतों पर बीजेपी का क्या नजरिया है? आप इस सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। क्या आपकी नजर में कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या साजिश हो रही है, नहीं हो रही है? एकदम पूरी तरह से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए जय भगवान जी, आपके पास लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ और पहलुओं की तरफ भी अपने मेहमानों का ध्यान आकर्षित करेंगे। उस रंगाराजन समिति की भी बात करेंगे जिसके आधार पर अब, जिसके रिकमेंडेशंस के आधार पर अब कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से $8 प्रति यूनिट गैस की कीमत हो सकती है आने वाले दिनों में, जिसको लेकर अब केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले रुकना चाहिए जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। तमाम पहलू हैं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और आज चर्चा का सवाल यह है, क्या देश में गैस की कीमतें तय करने में या कीमतें बढ़ाने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम बातों को कहकर सियासत गरमा दी है। कोई केजरीवाल के आरोपों को राजनीतिक स्टंट बता रहा है तो कोई नौटंकी कह रहा है, लेकिन इन सबके बीच केजरीवाल के आरोपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले भी केजरीवाल चर्चा में रहे और सरकार बनाने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। जन लोकपाल बिल की जंग अभी चल ही रही है और इस बीच केजरीवाल ने शिकायत के आधार पर पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के इस हमले पर वीरप्पा मोइली ने कहा है कि केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती। He should know how the government functions, how these things are done. And price, in fact, I took the special interest to ensure that, the CNG and PNG prices are reduced. He should know that. It is not the question of Mukesh or Devara or everybody. He should know that there should be, certain system for fixing the prices. केजरीवाल के खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ केजरीवाल के आरोपों को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इस तरीके के बयान दे रहा है, लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दे रहा है और दूसरा एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। केजरीवाल के आरोपों को कांग्रेस भले ही चुनावी पैंतरा बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस और आप की मिलीभगत बताया है। कांग्रेस और केजरी का एक मिला जुला नाटकीय मंचन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सारी सीमाएं पार हो रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के मुताबिक केजरीवाल आरोपों के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। परंपराओं से हटके एक नए मिजाज की पार्टी है, इसके आरोप भी नए मिजाज के होंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने एक बार फिर केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाए हैं। हमारी जो सरकार दिल्ली की है वो सिर्फ भूतकाल में रह रही है। आरोप और दुखी और धमकी ही इस वक्त सरकार की का तरीका है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने केजरीवाल सरकार के सामने इस मामले को तब रखा जब कहीं उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सीएजी की रिपोर्ट बहुत दिनों से पड़ी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद अक्यूज्ड है इस मामले में। तो आप अक्यूज को तो नहीं कह सकते ना कि आप करिए इन्वेस्टिगेशन। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। बात जन लोकपाल की हो या फिर गैस पर नए खुलासे की, ये दोनों ही मुद्दे सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं। बहरहाल आरोपों को हवा मिल चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि हवा का रुख किस तरफ होता है। जिया न्यूज रिपोर्ट। और इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर आशीष सरकार। सरकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जनता के जहन में क्या चल रहा है इस मामले को लेकर। केजरीवाल जो हैं वो बहुत ही एक क्लीन पेज होता है और एक डार्क होता है, तो वो क्लीन पेज की तरह है जिन पे धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। वैसा वो कोई काम नहीं करेंगे जो लोगों के लिए गलत हो। केजरीवाल शुरू से ही गलत रहे। उन्होंने बिजली को लेकर भी कहा था कि बिजली का रेट कम करेंगे और उन्होंने किया। उसके बाद फिर अचानक से उसके कारण दिल्ली के सरकारी खजाने पे बहुत असर पड़ा। दोनों बात इसमें हो सकती है, या तो सच वो बोल रहे हैं या अपने फायदे के लिए दूसरे पर टाल रहे हैं, क्योंकि अब किसी आदमी पर कोई यकीन नहीं कर सकता। पहले तो बहुत उनके पर यकीन किया गया, और लेकिन अभी इतने मामलात उनके पेपर में आ रहे हैं, उससे भी लोगों को थोड़ा सा क्षुब्ध है। पॉलिटिकल मुद्दा है, केजरीवाल का अपना सोच है और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की है, इस वजह से ऐसा लगा सकते हैं कि सीएनजी का वो रेट जो है ना, वो कंपनी को कहा कि उसको अपना बढ़वाना चाह रही है कांग्रेस। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनता के जहन में भी तमाम पहलू घूम रहे हैं, तमाम पहलुओं पर जनता भी सोच रही है, और जो बातें केजरीवाल ने कही हैं उनका आधार क्या है, उनका नतीजा क्या निकलेगा सियासी तौर पर भी, और क्या वाकई जो सवाल खड़े किए गए हैं उनमें कुछ दम भी है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करें। इस बीच हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर आशीष सरकार भी जुड़ गए हैं। आशीष सरकार से यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा। आशीष जी, आप तो जानते हैं कि न्यू
एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत 1999 में रिलायंस को केजी बेसिन में कुएं दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने खनन का काम शुरू किया, फिर गैस एक्सप्लोरेशन हुआ, तमाम चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ती गईं। इसमें 2-3 बातें उठ रही हैं। नंबर 1 तो एकाधिकार का मसला भी उठ रहा है कि क्या जो उनका लगातार प्रभाव क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया उस इलाके के अंदर, क्या ये नेल्प के तहत था, नेल्प के अकॉर्डिंगली था? क्या सरकार ने इसमें अनदेखी की, जानबूझकर इस अधिकार क्षेत्र को बढ़ने दिया गया? और जो कीमतों का मसला इस समय सबसे ज्यादा जिसको लेकर हंगामा हो रहा है वो है कीमतों का मसला। इसके पीछे का गणित क्या है? कीमतें जिस समय समझौता किया गया था उस समय एक आंकड़ा ये भी है कि 2008 में ONGC केवल $1.83 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस को बेच रही थी, जिस समय $2.3 की दर पर तय हुआ था रिलायंस के साथ समझौता। उसके बाद इसको बढ़ाकर $4 कर दिया गया, अब $8 की बात है। इस पूरे गणित को जरा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के अंदर इस समय ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट है, बल्कि यूँ कहें कि हम पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आपने संकट की बात की गई, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि संकट बनावटी है। ये संकट है नहीं, बनाया गया है। मैं केवल तकनीकी बात कह रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया पूरी तरह से ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे पास में ऊर्जा के स्रोत बहुत कम हैं। पिछले 10 सालों में जहां पर रिलायंस काम कर रहा है, 1999 में जो लाइसेंस मिला था वो सिर्फ रिलायंस को ही नहीं मिला, उसके बीच में इन वर्षों में 3 विदेशी कंपनियां आईं जी, और ये बंगाल की खाड़ी में मिनिमम 10 किलोमीटर नीचे जाकर ये रिगिंग करनी पड़ती है। वहाँ का जो पर्यावरण है, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, वहाँ काम करना अत्यंत कठिन है। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार या वहाँ की स्थानीय राज्य सरकार है, उसकी जो लाल फीताशाही है, उससे परेशान होकर 3 विदेशी कंपनियां अपना काम बंद करके चली गई हैं। एकमात्र रिलायंस है जो देशी कंपनी है और वो वहाँ पे काम कर रही है। अगर ये अड़चनें डाली गई और धीरे धीरे रिलायंस भी अगर काम करने से रोक दिया गया तो देश में एक और बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। जहां सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है सरकार साहब कि क्या इस बात का डर देश को दिखाया जा रहा है और उसके आधार पर चीजों को मोल्ड किया जा रहा है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? सवाल यहाँ जहां तक प्राइसिंग मैकेनिज्म का सवाल है, उस प्राइसिंग मैकेनिज्म में अगर आप ध्यान दें तो रिलायंस की जब प्राइस को बढ़ाया गया था तो उसमें केवल 15% का शेयर रिलायंस को मिला है गैस का, जो गैस सप्लाई रिलायंस करती है जी। और प्राइस बढ़ाते टाइम उसमें एक शर्त है, सब क्लॉज ये है कि इसकी जांच की जाएगी जी, कि वास्तव में रिलायंस को पैसा ज़्यादा देना चाहिए या नहीं। अगर ये पाया गया कि रिलायंस को पैसा अधिक दिया जा रहा है तो उसका पैसा काट दिया जाएगा। ये किस आधार पर तय होता है? एक बहुत साधारण सा, मैं इसका वैसे तो इसकी जो जो एम्पावर्ड कमेटी होती है उसमें बहुत सारे वरिष्ठ तकनीशियन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जिसमें ONGC के होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं, ऑयल मिनिस्ट्री के होते हैं, ऑयल कंपनियों के होते हैं, IOC HBCL के लोग होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सीधा सीधा एक लेमैन की बात करूं, एक साधारण आदमी की बात करूं तो 1 कैलोरी ऊर्जा पैदा करने के लिए जितनी गैस की आवश्यकता होती है उसका कीमत लगाया जाता है जी। चाहे वो PNG हो, CNG हो, LPG हो, पेट्रोल हो, डीजल हो। अगर 1 कैलोरी ऊर्जा पैदा करने के लिए जितनी गैस की आवश्यकता है, अब गैस विभिन्न कुओं से निकलती है, किसी गैस की कुएं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, किसी कुएं की गुणवत्ता बहुत कम है, लेकिन दोनों को एक पैसा नहीं मिल सकता है। गुणवत्ता के आधार पर उससे पैदा होने वाली ऊर्जा का नाप करके इसका प्राइस को तय किया जाता है। एक तो बहुत साधारण सा फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन जब ये फॉर्मूला निकाला जाता है तो इसकी पूरी तरह से जांच की जाती है। अब रही आरोप लगाने वाली बात है या उसको कटघरे में खड़े करने वाली बात है, इस समय सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इसका जांच कर रहा है और हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं है जो वो जो बेसिन है, केजी बेसिन, जहां पर रिगिंग हुई है, वहां पे जाकर ये पता किया जा सके कि वहां से निकलने वाली गैस की जो होर्डिंग का जो आरोप रिलायंस पे लगाया जा रहा है, ताकि होर्डिंग करके गैस की किल्लत बढ़ा दी जाए और बढ़ाने के बाद में जो है उसकी कीमत के लिए ब्लैकमेल किया है केंद्र सरकार को, इस तरह के आरोप को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में, हमारे देश में कोई भी तकनीकी नहीं है।
चलिए चाहे आशीष जी थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आपने जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है उसी पर हम बात कर लेते हैं कुलदीप पवार जी से। कुलदीप जी, जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अक्टूबर 2012 में और आज जो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो बातें की गई हैं, जिस होर्डिंग की आप बात कर रहे हैं या फिर जो कीमतें बढ़ाने की साजिश की आप बात कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका तकनीकी आधार क्या है? आप आखिर किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, या फिर पहले भी जो सवाल आप लोगों ने उठाए थे उसका आधार क्या था? क्या आपने कोई उसका टेक्निकल उसकी कोई जांच करवाई थी? क्या वहां पर आपने एक्सपर्ट से कोई राय ली थी? और जैसा कि आशीष जी बता रहे हैं कि उसकी जांच के लिए जिस तकनीक की आवश्यकता है, जिस एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, वो कम से कम हमारे देश में किसी के पास नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आपके इन निष्कर्षों का आधार क्या है? देखिए, जब रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें ये था कि एक निश्चित समय सीमा के बाद इतनी गैस का प्रोडक्शन वहाँ पर होगा जी। उसके बाद जब जो टाइम आया उसमें उन्होंने बताया कि अभी हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने प्रोडक्शन को कम करते करते 18% पर लेकर आ गए। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही प्रोडक्शन कम किया था, वो एक लिमिट तक आए थे, एक थ्रेश होल्ड लिमिट थी उनकी, 80 यूनिट होती है वो, उसमें क्या एक्चुअल यूनिट होती है वो मुझे नहीं मालूम, 80 तक वो प्रोडक्शन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन कम करते करते 18% पर आ गए, और जिसको लेकर उस टाइम के जो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी जी, उन्होंने उनके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था। और इस चीज़ का सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों की सहमति के द्वारा इन्होंने प्रोडक्शन को कम किया है। और एक चीज़ और होती है पीएससी, जिसमें होता है कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और सरकार के बीच में, जिसमें ये होता है कि जो भी जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको ये बताना होता है कि उसका प्रोडक्शन कितना है और उसको कितने नए कुएं या जो भी गैस मिलती है उसके बारे में सरकार को जानकारी देनी होती है। तो रिलायंस ने ये दोनों चीज़ें, एक तो उन्होंने जो प्रोडक्शन था उससे कम प्रोडक्शन किया, और उन्होंने जो नया उनको गैस मिली उसके बारे में सरकार को नहीं बताया, जिसके लिए जयपाल रेड्डी जी ने उनके ऊपर 7,000 रुपये का फाइन लगाया था। उसके बाद जो नए मंत्री आए थे वीरप्पा मोइली जी, उन्होंने उसको रिवर्स कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें कोई हवा में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलायंस के ही डॉक्यूमेंट। चलिए भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं, भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूंगा, लेकिन इस बीच में सीधे रुक कर लेता हूँ जय भगवान जी का। जय भगवान जी, आपको भी ध्यान होगा कि आप एक बार मोइली साहब का ही बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जो इंपोर्ट लॉबी है, पेट्रोलियम पदार्थ इंपोर्ट लॉबी जो है वो दबाव डालती है, वो लॉबी काम करती है, उसका दबाव काम करता है। क्या आपको नहीं लगता कि या तो उस समय उस बातों का आधार क्या था, किस आधार पर वो बातें की गई? हालांकि उनसे कहा भी गया था कि उन नामों का खुलासा करें, कौन दबाव डाल रहा है, या फिर एक दरअसल जमीन उस समय तैयार हो रही थी इन तमाम बातों के लिए? किस नजरिए से आप देखते हैं उस बात को? ये जब किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है सारी टर्म एंड कंडीशन तय की जाती हैं, और वो टर्म एंड कंडीशन में अगर कहीं चेंज किया जाए तो उसके लिए संशोधन लिया जाता है। मेरे विचार में अगर टर्म एंड कंडीशन चेंज की गई है तो कोई गलती नहीं है, अगर बिगर चेंज किए इन्होंने ऐसा किया तो बिल्कुल गलत किया है, और उसकी जांच पड़ताल जो है पूरी तरह से होनी चाहिए। जी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों चेंज की गई, ये क्या सवाल नहीं है? और उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये क्या सवाल नहीं है? ये कई बार ऐसा है, क्षमता से कम अगर उत्पादन हो और उसके अलावा दूसरी कंपनी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। बाकी संशोधन जरूरी है, जिन टर्म एंड कंडीशन के आधार पर टेंडर दिए गए हैं उनके ऊपर विचार कर सकती है कंपनी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शुरुआती तौर पर समझौता हुआ था एनटीपीसी और रिलायंस के बीच, वो क्या भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य की जो जरूरतें होगी या फिर जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखकर नहीं हुआ था? 17 साल का वो करार था जिसे बीच में ही रिन्यू किया गया, जिसको उसकी फिर से उसकी पुनर्व्याख्या हुई, फिर से उसकी कीमतें तय हुई। या तो उस समय गलती हुई या फिर आगे किस आधार पर यह हुआ, ये यहां पर सवाल उठ जाता है। जय भगवान जी, तो संपर्क हमारा टूट गया है जय भगवान जी से। जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे हम रुक कर लेते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी का। भूपेंद्र जी, जो जिक्र हम कर रहे थे, एक लॉबी का बात कही थी वीरप्पा मोइली साहब ने और काफी हंगामा भी उस पर खड़ा हुआ था। सवाल ये उठता है, क्या वाकई लॉबी के दबाव में काम किया जाता है? क्या लॉबी चीजों को तय करती है? पेट्रोलियम लॉबी का जिक्र उन्होंने किया था,
जयपाल रेड्डी साहब को जब मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, पेट्रोलियम मंत्रालय छोड़ना पड़ा, तब भी ये सवाल उठे थे। क्या इसके पीछे किसी दबाव की वजह से उन पर गाज गिराई गई? तमाम सवाल ये उठते रहे हैं। ये बातें बिल्कुल इनको एक तरीके से खारिज क्या किया जा सकता है इन तमाम सवालों को? देखिए, सवाल उठाना जो है इस देश में एक लंबी परंपरा चल रही है, लेकिन समाधान और उत्तर की भी बात करनी चाहिए। अभी आपके सामने एक टेक्निकल एक्सपर्ट इतनी ठीक बात कर रहे थे कि जो है कि एक कैलोरीफिक वैल्यू के साथ, एक जो है कि 1 किलो कैलोरी के अचीवमेंट के साथ जब प्राइस पॉलिसी टैग होती है, तो हम उस पक्ष पर भी विचार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, हम किसी व्यक्ति के बयानों को लेकर। और दूसरी चीज ये है कि जब हम जांच के लिए सहर्ष तैयार हैं, आपने एक जांच की मांग की है, आप जांच बिठा रहे हैं, तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आने दीजिए ना। हम सड़क पर इसका फैसला क्यों करना चाहते हैं? आज जो है अभी सीएजी की बात हो रही है, अभी वो जय भगवान जी बात कर रहे थे, सीएजी की बड़ी गुणगान कर रहे थे। मैं क्या उनसे ये सवाल कर सकता हूं आपके माध्यम से कि उसी सीएजी ने तो 44,000 करोड़ के घोटाले गुजरात में बताए, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते वो? उसी सीएजी ने मध्य प्रदेश में बताया है कि 27 जिलों में नकली दवाइयां और एक्सपायर्ड डेट की दवाइयां सरकार ने सप्लाई की हैं, इसका सवाल क्यों नहीं उठाते वो? उसी सीएजी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की कोई रिलायंस में जो कोयला खदानें देने के लिए रिकमेंडेशन मध्य प्रदेश सरकार ने की है, रमन सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का कोयले घोटाले में उनका भी नाम आ रहा है, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते सारे लोग? आज टोटलिटी में बात होना चाहिए। एक राज्य सरकार, एक देश की नीति पर बात हो रही है, तो नीति में बात जब हो रही तो उसकी समग्रता में बात करिए। जो जो चेहरे इन्वॉल्व है आने दीजिए सामने, तब आप देश के भले की बात समझते हैं। ये जो सेक्शनल पॉलिटिक्स है, कुछ खास लोगों को इंगित करने और चिन्हित करके उनको बदनाम करने की जो राजनीति है, इस राजनीति को हताश करना चाहिए, तभी देश का भला होगा। और इसमें जो है मीडिया को भी सामने आना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी सामने आना चाहिए। जो दोषी हैं उनके ऊपर बराबर कार्रवाई हो, कानून अपना काम करे। कांग्रेस ने किसी का पक्ष इस मामले में कभी भी नहीं लिया है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि कानून, और उसने किसी के रास्ते में बाधा नहीं अटकाई है। आज जो नाम सुप्रीम कोर्ट ने सामने लाए, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई हुई, लोग जेल गए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? और भारतीय जनता पार्टी भी है जो सेक्शनल बात करती, चिन्हित करके बात करती, वही काम आप पार्टी कर रही है। आज समूची पार्टी की बात क्यों नहीं करती? आज कोयले घोटाले की बात होती तो भूपेंद्र जी सवाल हमारा आपसे ये था, सवाल हमारा आपसे लॉबिंग को लेकर था, सवाल हमारा ये था कि जिस कंपनी पर एक आपकी ही सरकार के मंत्री पेनल्टी लगाते हैं, उस पेनल्टी के बाद उस मंत्री को अपने मंत्रालय को छोड़ना पड़ता है, उस व्यक्ति को, और उसके बाद उस पेनल्टी को रिकवरी उसकी की गई नहीं की गई, इसको लेकर तमाम तरह की बातें उठती हैं। सवाल ये है कि पहले पेनल्टी क्यों लगाई गई? अगर चीजें इतनी साफ सुथरी, इतनी पाक साफ रही थी, तो आप ही की सरकार के एक मंत्री के कार्यकाल में उस कंपनी पर पेनल्टी लगा दी जाती है। ये चीजें क्या अपने आप में सवाल नहीं उठाती हैं? या तो उस मंत्री ने गलत किया, आप ये कह दीजिए कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने चीजों का असेसमेंट नहीं किया ठीक से। इस तरह का कोई रिसफल होता है, उस पर बहुत सारे सवाल कोई भी खड़े कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, बात रिशफल की नहीं है, बात उस पेनल्टी की है, बात उस पेनल्टी की है, बात उस पेनल्टी की है था और इनको लाया गया था सर। बात उस पेनल्टी की है, बात पेनल्टी की है सर। सीलिंग एक्ट के समय पर क्या ये सवाल नहीं उठे थे? बात पेनल्टी की है सर। जब आपकी सरकार में कोई चीज होती है, आप आड़ लेते हैं गठबंधन धर्म की, और दूसरी सरकार जब उन्हीं नीतियों पर काम कर रही है, तो आप कहते हैं घोटाले हो रहे हैं। ये जो दोहरापन है राजनीति में, ये जो पाखंड है, इस पर भी तो थोड़ी चोट करिए। चलिए भूपेंद्र जी, लौटते हैं आपके पास, यहाँ पर आशीष जी से सवाल करना चाहेंगे। आशीष जी, आप जो पेनल्टी लगी उसने भी सवाल खड़े किए। अब एक तरफ ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि भी चीज़ों वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक ही सरकार के मंत्री अगर पेनल्टी लगाते हैं, या तो वो गलत थे, या तो उन्होंने गलत असेसमेंट किया, और जिस समय कीमतें तय की गई थी, क्या उस समय भविष्य की इन कंपल्शंस को ध्यान में ही रखा गया था? दूसरी बात ये कि क्या जो उत्पादन लागत है वो इतनी बढ़ चुकी है, क्या उत्पादन लागत इतनी बढ़ चुकी है कि इतने इजाफे की मांग की जाए, और जो उत्पादन एकदम से इतनी कमी आई है, क्या जिस तकनीक पर पहले उत्पादन हो रहा था उस तकनीक पर उत्पादन नहीं हो रहा, और अगर उत्पादन टारगेट से कम हो रहा है तो क्या ये उस नीति का उल्लंघन नहीं है जिसके तहत आपको गैस के कुएं दिए गए? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। आशीष जी, देखिए, ये गैस का कुआं और एक भैंस में अगर आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, बाजार से आप भैंस खरीद के लाते हैं और वो 10 किलो रोज दूध देगी।
अचानक 2 महीने बाद वो भैंस 2 किलो दूध देने लगे तो भैंस की कीमत तो गिर गई। इसी तरह से गैस बेसिन में जब गैस निकाली जाती है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं तो ये मान के निकाले जाते हैं कि ये इतने क्यूबिक फिट या इतने क्यूबिक प्रेशर की गैस हमें प्राप्त होगी जी। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी रिग्स में कभी क्या अक्सर जो अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 किलोमीटर समुद्र के नीचे ये रिजेस हैं और इन रिग्स में ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह के माध्यम से और बहुत सोफिस्टिकेटेड यंत्रों से पता किया जाता है कि यहाँ पर कितनी गैस होगी और कितने प्रेशर में होगी। लेकिन वहाँ का रॉक का स्थिति, वहाँ की सॉइल की स्थिति, वहाँ का पानी का फ्लो, वहाँ का एनवायरनमेंट, वो सारा प्रोडक्शन पर प्रभाव डालता है। कोई अच्छा जिस समय कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेने पे आती है तो वो सरकार के सामने या कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के सामने बड़ा रोजी पिक्चर, बहुत खूबसूरत पिक्चर कि साहब आज हम इतने क्यूबिक निकालेंगे, कल डबल हो जाएगा, परसों ट्रिपल हो जाएगा, ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन जब वास्तविकता की धरातल पे कोई कंपनी जाती है, वहां पर एक्सट्रैक्शन करती है, तो हो सकता है कि वो गैस कंपनी को गैस कम मिला हो। लेकिन जब गैस कम मिला, मैं बात को पूरी कर उसकी मार किस पे पड़ रही है, उसकी कीमत क्या है? मान लीजिए आपने $8 भी तय कर दिया और कल को एक्सप्लोरेशन में उतनी गैस नहीं निकली, फिर आप कहेंगे कि कीमतें बढ़ा दी जाए। मैं वही निवेदन उत्पादन लागत हमारी बढ़ गई कि जिस समय रिलायंस को जब ये पता चला जयपाल रेड्डी जी को कि गैस के मानक के जितने भी स्तर था उससे कम पैदा किया, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। लेकिन रिलायंस की जो कमेटी थी, रिलायंस ने अपने कमेटी की अपने विषय को सामने रखा। एक्सपर्ट कमेटी ने उनकी जो कमियां थी, उनके तरफ से जो लिमिटेशंस आई, जो नेचुरल लिमिटेशंस हैं, उनको मान्य करके और वो उसको रिकमेंडेशन किया मंत्री को कि आप ये पेनल्टी न लगाएं, और अगले मंत्री ने उस पेनल्टी को हटा दिया। पेनल्टी लगी या न लगी उससे कोई जनता को लेना देना नहीं, जनता को तो केवल गैस की बात है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 3 विदेशी कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन में एक्सपर्ट हैं वो तो काम छोड़ के चली गई हैं, आप उनका क्या कर लेंगे? ये तो देशी कंपनी है। एक पहलू और आशीष जी, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे कि दर्शक की ध्यान इस पर जाए, आप भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि जो रंगराजन समिति थी, जो कीमतें $8 की जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उसमें जापान की कीमत को आधार बनाया गया। सवाल यह है कि जापान इस मामले में सबसे महंगा देश माना जाता है, तो उसकी कीमत को ही क्यों आधार बनाया गया? अमेरिका और जो बाकी सस्ते देश थे उनकी कीमतों का आधार क्यों नहीं बनाया गया? एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जापान में सी शोर से एक्सप्लोरेशन होता है, हमारे यहाँ नदी घाटी से एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो क्या ये तुलनात्मक रूप से सही है? ये कंपैरिजन सही है? बहुत संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, रंगराजन कमेटी जो थी, रंगराजन जी रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, रंगराजन जी बड़े भारी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी कमेटी में बहुत कम लोग थे जो इस टेक्नोलॉजिकल हिंडरेंस को, जो रुकावटें हैं, उनको समझते थे जी। और उन्होंने केवल आर्थिक फिर तो सवाल ये जायज हो जाएगा यहाँ पर कि सरकार ने जो कमेटी बनाई कीमतें तय करने के लिए, उनके पास एक्सपेसिटी ही नहीं कि वो कीमतें तय कर सके। हाँ, एक बार कीमत तय हो जाती है, उसके बाद में जब काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद में इनको ये पता चला कि इस पे इनकी वायबल नहीं है, तो रिलायंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली मेट्रो बनी थी, रिलायंस ने मेट्रो बनाया था न्यू दिल्ली से लेकर और एयरपोर्ट तक, बीच में ये मेट्रो बंद कर दिया था और उसके बाद में दिल्ली मेट्रो के साथ में दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में दोबारा से कीमतें तय करी और टिकटों को बढ़ाकर बेचा गया। कल को अगर केजरीवाल जी जैसे कोई एक व्यक्ति आए और आकर ये दावा ठोक दे दिल्ली मेट्रो के ऊपर कि आपने जो है ये भ्रष्टाचार किया है, तो ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का अगर घालमेल करेंगे तो इस देश की सारी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा की, लेकिन जब बात गैस की आती है सर, तो उससे कृषि भी जुड़ा है, उससे हमारी बिजली भी जुड़ी है, उससे हमारी इंडस्ट्री भी जुड़ी है, उससे हमारे इंटरेस्ट रेट भी जुड़े हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या महंगाई इस तरीके से काबू में आ पाएगी? जो कीमतें अगर तय करने जा रही हैं, अगर उसका इंपैक्ट उस रूप में सामने आया, तो जिस अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई समय समय पर चिंता जाहिर करता रहा है, क्या उन चिंताओं का निराकरण हो पाएगा? इंटरेस्ट रेट की बात होती है, हम देख रहे हैं लगातार हमारा औद्योगिक उत्पादन नीचे गिरता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आरबीआई खुद को असहाय महसूस कर रहा है, महंगाई काबू में नहीं आ पा रही, और उसका एक पक्ष ये भी है, इसको तो आप नहीं नकार सकते। बहुत संक्षेप में। बिल्कुल मैं मान सकता हूं, लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि रिलायंस ने जो भी अगर पैसा बनाया भी,
मान लिया 54,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर आरोप है। अगर इसने 54,000 रुपए करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो इसके बैलेंस शीट में आना चाहिए। अगर 54,000 करोड़ का प्रॉफिट रिलायंस की बैलेंस शीट में आता है तो आज रिलायंस का शेयर 5,000 रुपए हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाजार के अंदर फॉरेन एफडीआईज और एफएफआईज लगी हुई हैं। आशीष जी, तो मैं ये समझता हूं ये विषय बहुत व्यापक है और उस पर चर्चा के लिए दरअसल जो समय हमारे पास कम पड़ रहा है, लेकिन जितनी भी जानकारियां आपने रखी, जिन भी पहलुओं पर आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।